अगले क्लास में सभी का मैं वेलकम करता हूं और अल्केन्स में आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक नया टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के साथ हम देखेंगे कि हम अल्केन्स को कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स जिन्हें हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं उन्हें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियल स्केल पर, उस सब बात में अभी हम करेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हो कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई पड़े। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ये यूं कहूं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। उन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स बोलते हैं। एलिफेटिक यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, अल्केन्स के अंदर तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बनता ही सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का बन ही नहीं सकता। और कार्बन कार्बन में भी तमाम सिंगल बॉन्ड ही रहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अच्छा, इनके अंदर जितने भी कार्बन आइटम्स होते हैं अल्केन के अंदर, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, ठीक है। ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल और जो आपका एंगल है 109.5 का एग्जैक्ट रहता है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। और अल्केन्स को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो हम RH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R कोई अल्काइल ग्रुप होगा और H हाइड्रोजन होगा, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जोड़ दो तो अल्केन बन जाएगा। अच्छा, अल्केन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक RR, ठीक है। हम इसको RCH3, अल्काइल ग्रुप के साथ कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, या कोई और अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, ऐसे भी अल्केन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर हम अल्केन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं R, ठीक है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? ये डिफरेंट तरीके हैं अल्केन्स को रिप्रेजेंट करने के। कहीं पर ये 4 में से कुछ भी लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि क्या है, अल्केन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हम अल्केन की बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। अच्छा, तो ये है कि सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के नाम जान लिए जाएं और इनको याद कर लिया जाए। एक पेज पर लिख करके इनको पहले याद कर लिया जाए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो उसमें से देख करके तुम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। क्लियर? अच्छा, जो हम सबसे पहला मेथड देखेंगे वो हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये मेथड आप चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ाए हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 12 उसका 10th का, वहां पर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था तो वहां पर ये पढ़ाए हो। ये पहला मेथड तकरीबन सबको ही आता होगा। अच्छा, दूसरा मेथड जो है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, हम अल्काइल हैलाइड से भी इनको तैयार कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से दो तरीकों से हम तैयार कर सकते हैं, बाय रिडक्शन, रिडक्शन करवाकर, और दूसरा बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है। समझ आ जाएगी ये क्या टर्म्स हैं, क्या कहते हैं ये, इनको पहले याद करना मकसूद है। अच्छा, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन से तैयार किया जाता है। देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, उसकी बात भी करेंगे। अच्छा, दो तरीकों से एल्डिहाइड और कीटोन से तैयार किया जा सकता है, बाय क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, या क्लीमेंसन रिएक्शन जो भी आप बोल लो, और दूसरा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अच्छा, चौथा हम कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार कर सकते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी बात भी करते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप हो, COOH ग्रुप, उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनसे भी तैयार करने के दो तरीके हैं, हम यूजिंग सोडा लाइम, सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हुए भी हम कर सकते हैं सोडा लाइम, और दूसरा जो तरीका है वो है कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, या इसको आप कॉलबेज भी पढ़ सकते हो, जैसा आपका दिल करे, ठीक है, कोई आप पर पाबंदी या कतगन नहीं है। अच्छा, और हमारे पास है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट अभी पता लग जाएगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं। अच्छा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ, किसी सूटेबल अल्कोहल के साथ और अमोनिया के साथ, ठीक है।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करके भी अल्केन देते होते हैं, लेकिन वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, और भी हम मेथड पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बाय यूजिंग रेड फास्फोरस ओवर HI, ठीक है। ये इस चैप्टर में ये मेथड मेंशन नहीं है, लेकिन अगले चैप्टर में होगा, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे तो आप इस पर ध्यान नहीं दोगे कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर भी पढ़ा दूंगा। जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड भी है बाय यूजिंग रेड फास्फोरस एंड HI, और एक और भी है वुड सिंथेसिस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इस पर ही बात करेंगे। टोटल ये 7 मेथड, ठीक है। इन 7 मेथड्स को हमने अभी इन पर बात करनी है। तो पहले तो आप इनको एक पेज पर लिख लें, इनको याद करें, फिर उनके बाद अब इनकी डिटेल देखते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, नोट इट, पास कर लें और नोट करें और इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक हो गया, कर लिया, ओके। हम आगे चलते हैं, हम अपना पहला मेथड देखते हैं। हम अपना पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन। आप क्या जानते हैं हाइड्रोजिनेशन के बारे में? सभी जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को ऐड करना। किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो हमें अल्केन मिलेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन, अल्काइन, जैसे आपका इथीन हो गया, लाइक इथाइन हो गया, इनमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको इथेन मिलेगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन, पहला मेथड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इस मेथड में से 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आते हैं, ठीक है, एक एमसीक्यू भी बनता है। इसको हम बाय नेम बोलते हैं सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन, सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन, सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन, साइंटिस्ट के नेम पर, ठीक है। बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, व्हाट इज सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन, तो आपको आंसर देना होगा यही हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन। थ्योरी रिएक्शन लिख के 2 नंबर, ठीक है। जनरली बच्चों को ये आता होता है, लेकिन जब सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं कि भाई सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन क्या होता है। तो इसको याद रखो कि सबैटियर-सेंडर्न्स रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ले लेते हैं, लाइक H2C डबल बॉन्ड CH2। कोशिश क्या करो जब इधर से लिखा करो ना कार्बन लेफ्ट साइड पर, तो इसके हाइड्रोजन पहले कार्बन बाद में लिखा करो, ताकि पता रहे कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड किया, कोई सूटेबल कंडीशन, कोई सूटेबल टेम्परेचर, कैटलिस्ट वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। एक ये हाइड्रोजन अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन है, डबल बॉन्ड CH और H, यानी इसका ये सिचुएशन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस कार्बन पर आएगा, इस कार्बन पर, ठीक है। यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, इस कार्बन पर आएगा, क्लियर बात। और ये कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एक बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये बात क्लियर? देखो जरा, CH एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, सिंगल बॉन्ड CH एंड H, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया? इथीन से इथेन बन गया, ठीक है। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई कैसे सिचुएशन चल रही है, क्या किस तरीके से हो रहा है। हाइड्रोजन अलग हुए, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला गया। ये हमारे पास इथीन से इथेन बन गया, ठीक है, इथेन। ये करवाने के लिए आपको सुटेबल कैटलिस्ट लाइक निकल कैटलिस्ट और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगा, ऐसे ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, और सिचुएशन देखते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, दिस इज एसिटाइलिन, जानते हो सभी, दिस इज एसिटाइलिन। इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, 2 हाइड्रोजन है, टूटेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड भी टूट जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा? इथीन, इथीन डबल बॉन्ड वाला। अच्छा, कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं, कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं। इथीन एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगी। सवाल कि कहाँ से आया भाई? यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हम 1 मोल गिनती का तो नहीं डालेंगे ना, हम ढेर सारे मॉलिक्यूल डालेंगे, काफी सारे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इथीन बनेगा वो फौरन दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और इथेन बना देगा, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पर
रुकेगा नहीं, कुछ भी कर लो रिएक्शन नहीं रुकेगा। जब तक निकल कैटलिस्ट और 250 डिग्री सेल्सियस की ये कंडीशन प्रेजेंट है, रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, रिएक्शन यहाँ पर जाकर रुकेगा, इथेन पर। ठीक है, रिएक्शन इधर इथेन पर जाकर के रुकेगा। तो जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि R सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन ऐड करोगे इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कोई अल्केन मिलेगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा जो पाई बॉन्ड होगा, CH2 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया, इसके पास एक हाइड्रोजन था, दो हो गए, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, तीन हो गए। ठीक है, ये कोई हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये कोई अल्कीन है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये कोई अल्कीन है। यहाँ अल्काइन भी हो सकता है, जैसे हमने एसिटाइलिन लिया, और ये एक हमारे पास अल्केन है। ठीक है, अगर आप इतना टेम्परेचर नहीं देना चाहते, आप चाहते हो थोड़ा कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो, तो आप प्लैटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करके ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर भी कैरी आउट कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन करवा सकते हो। लेकिन ये जो कैटलिस्ट हैं प्लैटिनम और पैलेडियम, ये बहुत महंगे हैं। निकल एक सस्ता कैटलिस्ट है, तो जनरली हम इंडस्ट्रियल स्केल पर भी, जहाँ पर हमें काफ़ी मिकदार में अल्केन तैयार करना हो, वहाँ पर भी हम निकल इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम पैलेडियम इस्तेमाल नहीं करते खर्चा बचाने के लिए। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। हाइड्रोजनेशन क्लियर है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। अच्छा, अब हाइड्रोजनेशन की ना एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, हाइड्रोजनेशन की एक हमारे पास इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, वो भी अभी हम देखने लगे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पर भी इसका बहुत यूज है, वहां पर भी हम प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे कि महंगी कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम सस्ते कैटलिस्ट लाइक हमारे पास निकल हो गया, वो इस्तेमाल करके ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन कैरी आउट करवा लेते हैं। ठीक है, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन, या व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अच्छा देखिए, हम वेजिटेबल ऑयल तैयार कर लेते होते हैं, वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, लाइक सनफ्लावर से, या जो राया होता है, ठीक है, उससे भी हम निकलता है, या बिनोले से तेल निकलता है वहाँ से भी। तो वेजिटेबल ऑयल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर इसको हम चाहें सॉलिडिफाई करना, यानी आजकल तो घरों के अंदर देखते हैं कि लिक्विड ऑयल आता है ना, अगर हम सॉलिड ऑयल बनाना चाहते हैं जिसे घी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो काफ़ी लो रहता है, जल्दी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम चाहते हैं इसको सॉलिडिफाई करना, तो इसमें से हाइड्रोजन पास करवा के इसे सैचुरेटेड बनाया जाए। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फिर रूम टेम्परेचर पर आकर के सॉलिड हो जाते हैं। ठीक, तो कहोगे कि अब तो कहोगे घरों के अंदर जो है हम ये वेजिटेबल ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं, घी तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस हुई? तो भाई पहले घी ही इस्तेमाल होता था, जो पुराने वक्तों में घी ही इस्तेमाल होता था, और इसी रिएक्शन के ज़रिए से हम इसको सॉलिडिफाई करते थे। बाद में डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि भाई ये इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो फिर लोगों ने वेजिटेबल ऑयल ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, घी फिर कम ही इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो ये रिएक्शन यूज होता था, तो इसीलिए सिलेबस में शामिल है। तो वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके इसको घी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट वहीं यूज करते हैं निकल 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपसे इंपॉर्टेंस पूछेगा, व्हाट इज सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। आप कहोगे कि वेजिटेबल ऑयल कैन बी सॉलिडिफाइड एट इंडस्ट्रियल स्केल टू फॉर्म वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी को हम मार्गरीन भी बोलते हैं, मार्गरीन। ठीक है, वेजिटेबल घी at 250 डिग्री सेल्सियस in the presence of nickel catalyst by passing hydrogen। ठीक है, तो दिस इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, और ये इक्वेशन भी दे दोगे। ठीक है, ये इक्वेशन भी दे दोगे। अच्छा, फार्मूले वेजिटेबल ऑयल का या घी का कोई एग्जांपल वो हमारे पास है, ठीक है, वो भी है, वो लेक्चर के बिल्कुल एंड में, क्योंकि ये अभी फिलहाल इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे, तो मैं जाते जाते वही पढ़ाता जाऊँगा आपको। ठीक है, तो ये पहला मेथड हमारा हो गया। दूसरा मेथड जो हमने देखना है वो देखना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ था, ये बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ था, हाउ अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, 2-3 दफा आ चुका है लॉन्ग बोर्ड में। अच्छा, मैं लिखा था कि हम दो तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं।
सबसे पहले बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस, बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये खुद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, हाइड्रोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। और हाइड्रोजिनेशन से निकला है, हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके लाइसिस कराना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके लाइसिस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके बॉन्ड का ब्रेकेज कराना, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन accompanied by bond cleavage, by bond cleavage, ये क्लीवेज कहते हैं ब्रेक डाउन को, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करके बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक है। अच्छा, कोई हम सूटेबल अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, लाइक RX, अल्काइल हैलाइड्स को RX से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये जो हमारे पास अल्केन होते हैं उससे हम अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, किसी अल्काइल ग्रुप को किसी हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जोड़ दो तो फिर वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। इस अल्काइल हैलाइड के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करो तो होगा क्या कि यहाँ से ये जो R है और ये X है, इन दोनों के दरमियान जो मौजूद बॉन्ड है ये टूट जाएगा, RX के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये X और ये H ये आपस में मिल जाएंगे, R और ये H आपस में मिल जाएंगे, R और H आपस में मिलकर RH बना देंगे, प्लस X और ये H यानी हेलोजन और हाइड्रोजन ये आपस में मिलकर HX बना देंगे, ठीक है, यानी हेलोजन का कोई एसिड लाइक HCl, HF, HBr, HI, और ये हमें मिल जाएगा इधर अल्केन, या हमें अल्केन मिल जाएगा, और ये कोई हमारे पास हेलोजन एसिड बनेगा, हेलोजन एसिड बनेगा, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसका कोई जो है रियल एग्जांपल बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जब शॉर्ट क्वेश्चन में लिखोगे तो डेफिनेशन, ये इक्वेशन और एक और इक्वेशन भी आपको देनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3CCl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, इसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करें H2, ठीक है, कोई सूटेबल कैटालिस्ट भी यहाँ अप्लाई करेंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो CH4 बना देगा, CH4, इसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो HCl बना देगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, कैटालिस्ट प्लाटिनम पैलेडियम चारकोल, पैलेडियम चारकोल हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं और साथ थोड़ा सा हीट भी करते हैं, पैलेडियम चारकोल, ठीक है। ये चारकोल के लिए C नहीं है, चारकोल के अंदर बेसिकली कार्बन होता है, तो उस कार्बन के लिए हम C लिखते हैं, चारकोल बेसिकली सुपर हीटेड कार्बन होता है। अच्छा, इसको हीट भी करेंगे हम, ये बेसिकली एक बहुत अच्छा एडजॉर्बिंग एजेंट है, एडजॉर्बिंग AD वाला, तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बताता हूँ कि इसका क्या रोल है। देखो, यहाँ मिथाइल क्लोराइड से हमने मीथेन बना लिया, मिथाइल क्लोराइड से हमने मीथेन, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। क्लियर हो गई मेरी बातें, क्लियर हो गई बातें। अच्छा जी, और मजीद बात करते हैं थोड़ी, इनका रोल जरा स्टडी करते हैं कि इसका पैलेडियम चारकोल का क्या रोल है इसमें हाइड्रोजिनोलाइसिस के अंदर, देखते हैं। आइए देखिए, ये हमारे पास कोई सूटेबल हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, लाइक कोई भी H3CCH2 और यहाँ पर कोई Br, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया हमने, और कैटालिस्ट हमारे पास है पैलेडियम चारकोल, हीट करेंगे। मैंने कहा ये बहुत अच्छा एडजॉर्बिंग एजेंट है, ठीक है। एक टर्म होती है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, और एक होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिर्फ B और D का फर्क है। ये फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास मैटर है, कोई मादा है, मैटर MATTER वाला मैटर, तो अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्शन डेवलप करता है, ये कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल है, इससे अट्रैक्शन डेवलप करता है, अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस तक महदूद है, अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस तक महदूद है, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन, इसको हम एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस मैटर के अंदर चला जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो फिर इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अंदर चला गया तो एब्जॉर्प्शन, बाहर सरफेस तक रहा तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सरफेस तक रहेगा तो एडजॉर्प्शन, इसको अगर अंदर चला जाएगा, बल्क के अंदर एंटर हो जाएगा मैटर के, तो हम इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है मेरी बातें? अच्छा, तो ये पैलेडियम चारकोल है, वो भी यही काम करता है, वो एक इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एजेंट है। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि डीकलराइजिंग एजेंट भी है, डीकलराइजेशन करता है बाय एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये पैलेडियम चारकोल का मिक्सचर है, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा? ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब करके ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पर। ये पैलेडियम चारकोल है, पैलेडियम चारकोल का मिक्सचर है।
ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इनको लेकर के इस अल्काइल हैलाइड के पास पहुंचेगा, इसको लेकर के अल्काइल हैलाइड के पास पहुंचेगा। वरना ये हाइड्रोजन तो गैस है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, लेकिन पैलेडियम चारकोल हाइड्रोजन को लेकर के इस अल्काइल हैलाइड के पास पहुंचता है, ठीक है। और इस हाइड्रोजन की अट्रैक्शन कार्बन के साथ डेवलप होने लग जाती है, इस ब्रोमीन की अट्रैक्शन इस हाइड्रोजन के साथ डेवलप होने लग जाती है, कार्बन और ब्रोमीन की अट्रैक्शन आपस में कम पड़ने लग जाती है, ठीक है। ये H3CCH2 और ये H ये आपस में मिल जाते हैं, H3CCH3 बना देते हैं, ये H और Br आपस में मिल करके HBr बना देते हैं। तो रोल समझ में आया पैलेडियम चारकोल का क्या रोल है? क्लियर होगी बात मेरी, समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह से निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम वो भी इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एजेंट हैं। जब हम हाइड्रोजनेशन कैरी आउट करते हैं CH2, ठीक है, तो कोई भी हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, लाइक निकल इस्तेमाल कर लें और प्लाटिनम इस्तेमाल कर लें या फिर हम पैलेडियम इस्तेमाल कर लें, वो भी यही काम करते हैं। वो आते हैं और इनको ऐसे अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, लेकर के इस मॉलिक्यूल के पास पहुंचते हैं, इनकी अट्रैक्शन डेवलप होने लग जाती है, ये डबल बॉन्ड टूटने लगता है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूटने लगता है, इसका ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन जाकर के इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और ये ऐसे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। क्लियर? कैटलिस्ट का रोल समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गई बातें? अच्छा जी, और आगे चलते हैं। अल्काइल हैलाइड्स हमने एक देख लिया, बाय यूजिंग हाइड्रोजिनोलाइसिस यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय बॉन्ड क्लीवेज, बाय बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर बातें? अच्छा, आगे देखते हैं। हमारे पास अगला मेथड है, हम देख रहे थे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से हम इनको कैसे तैयार कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अब दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है हमारे पास बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन। अच्छा, देखो ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है। अच्छा, यहाँ पर जो हम रिडक्शन करवाते हैं वो जिंक ओवर हैलोजन एसिड, जिंक लेकर और साथ हैलोजन का एसिड इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि एसिड जो होते हैं वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हैलोजन के एसिड्स बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये जो हैलोजन्स होते हैं वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इनके जो एसिड्स होते हैं वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बहुत बढ़िया। हम यहाँ पर जिंक का इस्तेमाल करते हैं। ये हैलोजन एसिड आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव अलग होता है, X नेगेटिव अलग होता है, तो X नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिंक क्या करता है, जिंक इनके साथ ये ऐसे जुड़ जाता है, ZnX2 बना देता है। जिंक की वैलेंसी 2 होती है ना, Zn, और ये X2 बना देता है, ठीक है, ये ZnX2 बना देता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, RH कोई अल्केन बन जाता है, RH कोई अल्केन बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, और ये हमारे पास कोई अल्केन बन गया, ठीक है। यहाँ से ZnX2 बन जाता है, यानी जिंक हैलाइड। कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक H3CI, दिस इज हमारे पास मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। अगर Cl होता तो मिथाइल क्लोराइड, F होता तो मिथाइल फ्लोराइड, Br होता तो मिथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, तो ये हो गया। यहाँ पर हम जिंक ऐड करते हैं प्लस हैलोजन का एसिड, ठीक है, यानी HI ऐड करेंगे। HI आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हैलोजन एसिड है। यहाँ पर I- और H+ फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको I2 और ZnI2 बना देंगे, ये मिलकर ZnI2 बना देंगे। ये H पॉजिटिव और ये CH3 ये आपस में मिलकर के CH4 बना देंगे, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते होते हैं, ठीक है। जब इसके डीप मैकेनिज्म अगर कभी देखना तुम्हें मिले तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते होते हैं। ये हाइड्रोजन और ये CH3 आपस में मिलकर के CH4, ये Zn ये I और I ZnI2 बना देते हैं। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH, यहाँ पर Br, CH2 और यहाँ पर CH3, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। इधर ये जो हमें बना ये मीथेन है, दिस इज मीथेन, ये हमारे पास मीथेन बना है। अच्छा, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, इसके अंदर भी वही काम, जिंक और ब्रोमीन का हैलोजन एसिड, यानी Br नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। जिंक क्या करेगा, यहाँ से ये ब्रोमीन और ये ZnBr2 बना देंगे, मिलकर के ZnBr2 बना देंगे। अच्छा, और यहाँ से ये H यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो H यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा H3C CH2 CH2 और CH3, यहाँ पर बन जाएगा N ब्यूटेन, ठीक है। ये नाम लाजी मेंशन किया करो, नाम नीचे लाजी मेंशन किया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि नाम ना मेंशन करने की वजह से हमारा नंबर कट जाता होता है, तो नंबर सिक्योर करके रखना है।
क्लियर। ये एक और मेथड हमने देख लिया अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड से ना अब देखो कि हमने कितने मेथड देख लिए बनाने के, 2 मेथड, एक बाय रिडक्शन और बाय यूजिंग हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। मैं देख रहा था उस वक्त मॉडल पेपर बैठा, तो वहाँ पर 2 दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डिफरेंस करो। तो ऐसे लाइन लगाएंगे, लिखेंगे कि हाइड्रोजिनेशन इट इज द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की एडिशन को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और वो भी हाइड्रोजिनेशन लिख दिया, हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी डेफिनेशन देंगे कि हाइड्रोजिनेशन accompanied by bond cleavage। ठीक है, हमने देखा था कि हैलोजन और अल्काइल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड टूट गया था जब हमने हाइड्रोजन ऐड किया था अल्काइल हैलाइड में। हाइड्रोजनेशन accompanied by bond cleavage, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये एक पॉइंट खड़ा हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लाटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर पर लिखने की जरूरत नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज इथेन। ये हमारे पास इथेन है, ये हमारे पास इथीन है। अच्छा, इसी तरीके से हाइड्रोजिनोलाइसिस के अंदर हमने क्या देखा था कि H3CCl प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल हीट किया था हमने, तो यहाँ पर CH4 प्लस HCl बन गया था। मेंशन करना, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और दिस इज मीथेन बन गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया। अच्छा, ये डबल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड जो होता है यानी दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड टूटता है, क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, अब तुम सवाल कर सकते हो कि यहाँ पे मैं लिखा कि हाइड्रोजनेशन कंप्लीट बाय बॉन्ड क्लीवेज, तो बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ भी तो हो रहा है। तो भाई बात सुनो, यहाँ पर हो रहा है पाई बॉन्ड का क्लीवेज, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड टूटता भी रहता है, बनता भी रहता है। ठीक है, इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड टूटता भी रहता है और बनता भी रहता है, तो उसका क्लीवेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज, तो इसीलिए हमने मेंशन किया कि हाइड्रोजनेशन कंप्लीट बाय बॉन्ड क्लीवेज। सिंगल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, और पॉइंट आप बना सकते हैं कि कैटलिस्ट्स आर निकल कैटलिस्ट 250 डिग्री सेल्सियस और प्लाटिनम या फिर पैलेडियम रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर इतना ही होता है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और इसमें हम लिख सकते हैं कि कैटलिस्ट्स आर पैलेडियम चारकोल, साथ हम इसको हीट भी करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, और हम लिख सकते हैं कि ये एक एडिशन रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन एक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन इज अ एडिशन रिएक्शन, जबकि हाइड्रोजनोलाइसिस एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, यहाँ पे CH3Cl था, CH3 के साथ Cl लगा था, इस Cl को हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया, CH4 बन गया और HCl। लेकिन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर कंप्लीटली प्योरली एडिशन हुआ है। तो ये पॉइंट्स लिख करके 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। क्लियर है बातें, नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट्स बुक में नहीं लिखे हुए। अच्छा, ये एग्जाम्पल बेशक लास्ट में ले जाना, ठीक है, मैंने समझाने के लिए इधर लिख दी थी, क्योंकि ये जो बाकी के 3 पॉइंट्स थे ये इस एग्जाम्पल से ही निकल कर आ रहे थे। क्लियर बात। अच्छा, आगे देखते हैं, अल्काइल हैलाइड्स से बनाने का जो है मेथड वो हमारे क्लियर हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे हमने देखना है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे तैयार किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ, हमारे लिए अब तीसरा मेथड होने वाला है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि हम देखेंगे इधर क्लीमेंसन रिएक्शन
क्लीमेंसन रिडक्शन, और दूसरी हम देखेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, ये दो मेथड हम देखेंगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। पहले देखो कार्बोनाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं, वो कंपाउंड जिनमें हमें ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़े, ये फंक्शनल ग्रुप जिन भी कंपाउंड में दिखाई पड़ेगा उनको हम बोलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में इस ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है, इस ग्रुप के अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। और अगर हमारे पास दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप है, यानी दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, ये दोनों हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन, एक तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दूसरी तरफ भी हो सकता है, दूसरी तरफ कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये सिचुएशन है तो फिर अल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ से हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप है, कोई कार्बन चेन है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, अच्छा, अल्डिहाइड्स को अल्केन में कन्वर्ट करने का तरीका है हमारे पास वुल्फ किश्नर। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वैसे तो हमारे पास जो क्लीमेंसन है ये हम अल्डिहाइड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटोन के लिए भी। वुल्फ किश्नर भी हम अल्डिहाइड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कीटोन के लिए भी। लेकिन एक हमारे पास एक गलत रिवायत चल पड़ी है जो बोर्ड टीचर्स के दरमियान, कि जो क्लीमेंसन है वो सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए इस्तेमाल होती है, उनका कहना है, और वुल्फ किश्नर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लीमेंसन अल्डिहाइड के लिए भी है, कीटोन के लिए भी है, वुल्फ किश्नर अल्डिहाइड के लिए भी है, कीटोन के लिए भी है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुमने यही करना है कि क्लीमेंसन कीटोन के लिए और वुल्फ किश्नर अल्डिहाइड के लिए। ठीक है, ये बात तुमने मेंशन करनी है क्योंकि वो इस बात पर फोकस करेंगे। और बुक के अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ कि क्लीमेंसन कीटोन के लिए और वुल्फ किश्नर अल्डिहाइड के लिए है। बुक की स्टेटमेंट ज़रा मबहम स्टेटमेंट है। ठीक है, थोड़ी सी ज़रा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, तो उससे कंफ्यूज हो गए, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि कीटोन के लिए क्लीमेंसन है, और जो अल्डिहाइड है उसके लिए वुल्फ किश्नर। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा हमारे पास क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर के दरमियान डिफरेंस करने का। एक टिप देता हूँ, कीटोन और क्लीमेंसन में काफ की साउंड है ना, कीटोन क्लीमेंसन, कीटोन क्लीमेंसन, कीटोन क्लीमेंसन। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि कीटोन आपको किसके लिए करना है, क्लीमेंसन। ठीक है, कीटोन क्लीमेंसन। ठीक है, और जो दूसरा बच गया वुल्फ किश्नर, वो ऑटोमेटिकली आप अल्डिहाइड को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास क्लीमेंसन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, इसमें होता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और जो हमारे पास वुल्फ किश्नर होता है ये बेसिक मीडियम में होता है। हाँ, ये वैलिड डिफरेंस है, क्लीमेंसन वाकई एसिडिक मीडियम में होता है, वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में होता है। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने लिखना है, सबसे पहले यही पॉइंट लिखना है, कीटोन के लिए क्लीमेंसन, अल्डिहाइड के लिए वुल्फ किश्नर। और क्लीमेंसन जो है वो एसिडिक में, और जो हमारे पास वुल्फ किश्नर है वो बेसिक में। अच्छा, यहाँ से ट्रिक आप याद रख सकते हो, AC या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्लीमेंसन एसिडिक, क्लीमेंसन एसिडिक, क्लीमेंसन एसिडिक। तो जो दूसरा बच गया वो फिर हमारे पास वुल्फ किश्नर ही है, तो वो बेसिक होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये पहले आप ये डिफरेंस दे सकते हो कि क्लीमेंसन अल्डिहाइड के लिए, क्लीमेंसन कीटोन के लिए और वुल्फ किश्नर अल्डिहाइड के लिए। क्लीमेंसन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, वुल्फ किश्नर टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट। अच्छा, देखते हैं कि ये क्लीमेंसन और ये वुल्फ किश्नर ये क्या है, इन पर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने रिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए जरा, हमारे पास हम पहले देख लेते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम था, तो क्लीमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन हमने देखा कि कीटोन के लिए, किसके लिए है? कीटोन के लिए। ये हमारे पास कोई कीटोन है। अच्छा, रिडक्शन करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। चलो, यहाँ पर मैंने 4H लिख दिया है, 4 मैं नहीं लिखता। ठीक है, समझा देता हूँ कि बैलेंसिंग कैसे होगी। ठीक हो गया। ये रिडक्शन के लिए हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू रिएक्ट। ठीक है, यानी एक ये स्टेटमेंट भी होती है कि फ़ौरन से तैयार किए जाएं, और यहाँ पर फ़ौरन से ही तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ZnHg। ठीक है, जिंक और मरकरी का एलॉय बना कर रखते हैं, इसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। ठीक है, तो और साथ हम कंसंट्रेटेड HCl इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl क्लीमेंसन में।
इसीलिए ये देखो ये एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्लीमेंसन एसिडिक में हो रही है क्योंकि यहाँ पर HCl इस्तेमाल हो रहा है। ये जिंक और ये HCl आपस में मिल करके ZnCl2 और साथ हमारे पास हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, H2 बनाते हैं, लेकिन ये फिर अलग अलग होकर H और H बना देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये समझाने के लिए ये बात होता है, एक अलग मैकेनिज्म से है, वो फिर हायर क्लासेस में तुम पढ़ना। अच्छा, या कभी टाइम मिला तो हम ही पढ़ा देंगे तुम्हें। तो देखो हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बना देंगे, ठीक है, H2O यानी वाटर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से R सिंगल बॉन्ड C R, इस कार्बन के हाइड्रोजन चले गए, इस कार्बन के हाइड्रोजन चले गए, इस कार्बन की 2 वैलेंसीज खाली हैं, सॉरी कार्बन का ऑक्सीजन चला गया, अब इसकी 2 वैलेंसीज खाली हो गई, अब इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इसको 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड होंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, और ये हमारे पास वाटर बना है। ये हमने कीटोन से अल्केन बना लिया, कीटोन से अल्केन बना लिया बाय यूजिंग क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग क्लीमेंसन रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ इस्तेमाल हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ इस्तेमाल हुए, तो यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, क्लियर है बातें। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एसीटोन, क्या नाम है, एसीटोन, जो इसको डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप और ये कीटोन डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। ये जो रिएजेंट है ये कहीं से भी करके ऐसे नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले उड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O प्लस यहाँ पर CH3 C और यहाँ पर CH3, ठीक है। इस कार्बन का ऑक्सीजन चला गया, 2 वैलेंसीज खाली हो गई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये हमारे पास बन गया प्रोपेन, क्या बन गया, प्रोपेन। हमने एसीटोन से क्या बना लिया, प्रोपेन बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से और भी हमारे पास हो सकता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पर इथाइल है और ये मिथाइल है, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। इसके अंदर भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर के H2O बना देंगे। अच्छा, ऑक्सीजन चला गया तो कार्बन की 2 वैलेंसीज खाली, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे 2 वैलेंसीज खाली हैं, 2 वैलेंसीज खाली का मतलब 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो यहाँ पर CH2, क्लियर है बातें मेरी, समझ में आ गई भाई। ये हमारे पास था, क्या बोलते हैं इसको, क्लीमेंसन रिडक्शन, काफ़ी देर से हम चला रहे हैं। अच्छा, 2 कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 3 4, तो ये बन गया हमारे पास N-ब्यूटेन, क्या बन गया, N-ब्यूटेन। क्लियर होगी बात, क्लियर है, क्लीमेंसन समझ में आ गया, क्लीमेंसन समझ आ गया, ओके जी। अब हम देखते हैं वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर हमारा किसके लिए होता है, हमारा होता है अल्डिहाइड के लिए। वुल्फ किश्नर किसके लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए। किस मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। किस मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। ये पहला पॉइंट आपका बनेगा क्लीमेंसन आपका एसिडिक में, क्योंकि हमने देखा है कि Ca होता है क्लीमेंसन एसिडिक में, और क्लीमेंसन किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। वुल्फ किश्नर किसके लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए, और कौन से मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में। अच्छा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर्स रिडक्शन। अच्छा, वुल्फ किश्नर का क्या सिचुएशन है कि अल्डिहाइड के लिए, सिर्फ अल्डिहाइड के लिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्लियर है। ये क्या है, एक अल्डिहाइड है हमारे पास, क्या है, ये अल्डिहाइड है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करो यानी रिडक्शन करवाओ। अच्छा, बेसिक मीडियम में रिएजेंट इधर क्या इस्तेमाल करते हैं हम, N2H4 KOH, और टेम्परेचर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये जो हाइड्राजीन है N2H4, इसे हम बोलते हैं हाइड्राजीन। N2H4 इसका स्ट्रक्चर होता है N सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। वेस्पर के अकॉर्डिंग शेप निकालना हो तो यहाँ पर लोन पेयर है, वो भी मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज हाइड्राजीन, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फ्यूल भी है, रॉकेट फ्यूल है। अच्छा, KOH यहाँ पर बेस है, तो देखो ये पूरा किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में। इसके पास लोन पेयर है, ये भी लेविस बेस है, ठीक है। तो ये पूरा जो सिचुएशन है कहाँ चल रहा है, बेसिक मीडियम में चल रहा है। तो तुम्हारे जहन में सवाल आ सकता है कि वहाँ पर तो जिंक था, HCl था, उन्होंने आपस में रिएक्ट करके ZnCl2 बना लिया होगा और हाइड्रोजन रिलीज हो गया होगा, तो
तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ, हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो भाई हाइड्रोजन यहाँ से आता है N2H4 से, हाइड्रोजीन से, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कीटोन्स जो हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे, वो हाइड्रोजीन से रिएक्ट करते होते हैं, तो वहाँ से हाइड्रोजन मिलता होता है इनको, चैप्टर नंबर 12 में हम देखेंगे। अच्छा, अभी सिर्फ ये जान लो कि हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन आया। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ये मिल करके H2O बना देंगे फिर से, प्लस ऑक्सीजन के जाते ही क्या सिचुएशन हो गई, यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। अब उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इसको इकट्ठा करके R सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्केन। किससे, अल्डिहाइड से। अल्डिहाइड से हमने क्या बना लिया, अल्केन बना लिया। क्लियर होगी मेरी बातें, क्लियर है। अच्छा, कोई और अल्डिहाइड ले लेते हैं, असली अल्डिहाइड, डबल बॉन्ड O, चलो कोई बेसिक अल्डिहाइड, ठीक है। ये R है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई हमारे पास कार्बन चेन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कोई अल्काइल ग्रुप भी और हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन कीटोन के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होता है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होता है। इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसके अंदर भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्लियर है बातें मेरी। अच्छा, वहीं अगेन सेम रिएजेंट का इस्तेमाल, N2H4 यानी हाइड्रोजन ओवर KOH, टेम्परेचर वहीं 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर अगेन N2H4 ओवर KOH, और अगेन हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस्तेमाल। क्लियर है बातें। अच्छा, ये हाइड्रोजन जो है, अच्छा ऊपर वाले को बैलेंस नहीं किया, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, तो 4 हाइड्रोजन। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2O बना देगी, H2O बना देगी। इस कार्बन की 2 वैलेंसेस खाली, यानी 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए, प्लस CH4, ये हमारे पास बन गया मीथेन। क्या बन गया, मीथेन बन गया। क्लियर हो गई बातें। अच्छा, बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, 2 कार्बन को मिले। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, हाइड्रोजन कार्बन के ऑक्सीजन को ले उड़ा इन द फॉर्म ऑफ H2O, प्लस इस कार्बन की 2 वैलेंसेस खाली हो गई, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़े, एक हाइड्रोजन पहले से है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये इथेन बन गया। ठीक है, तो देखो हमने क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर का इस्तेमाल करते हुए कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस किया और उससे हमने अल्केन बनाना सीखा। क्लियर हो गई बातें मेरी, क्लियर है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है व्हाट इज क्लीमेंसन रिडक्शन, व्हाट इज वुल्फ किश्नर, लेकिन ज़्यादातर ये डिफरेंस में पूछता है। ठीक है, चालाकी करता है, आपसे ज़्यादा लिखवाता है और थोड़े नंबर देता है। ये पॉइंट लाजमी मेंशन कर देना, ठीक है, कि जो है हमारे पास क्लीमेंसन होता है कीटोन के लिए और एसिडिक मीडियम में, वुल्फ किश्नर अल्डिहाइड के लिए और बेसिक मीडियम में। एक इक्वेशन दे देना और लिख देना क्लीमेंसन के अंदर जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो जिंक एमलगम यानी Zn और Hg का एलॉय और कंसंट्रेटेड HCl, और जो वुल्फ किश्नर में हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास N2H4 KOH एंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देते होते हैं। क्लियर। अच्छा, अगला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, पहला था बाय यूजिंग सोडा लाइम, बाय यूजिंग सोडा लाइम, बाय यूजिंग सोडा लाइम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम जिस प्रोसेस के तहत अल्केन्स को तैयार करते हैं वो है डी कार्बोक्सिलेशन। जो 2 मेथड में अभी डिस्कस करने लगा हूं वो है डी कार्बोक्सिलेशन, एक तीसरा भी होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हुए डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम बेसिकली है क्या, सोडा लाइम बेसिकली मिक्सचर है NaOH एंड CaO का। ठीक है, NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। अच्छा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, जिनमें ऐसे C डबल OH ग्रुप हो और साथ ऐसे अल्काइल ग्रुप लगा रहे, उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कोई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने सबसे पहले सॉल्ट बनाना होता है। ठीक है, सॉल्ट बनाने का तरीका, किसी इसको अल्कली से रिएक्ट करवा दो, किसी अल्कली से रिएक्ट करवा दो, KOH NaOH, बेहतर ये है कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाओ, क्योंकि आगे भी हम NaOH और CaO का इस्तेमाल कर रहे हैं। NaOH का इस्तेमाल करो। अच्छा, यहाँ से ये H निकलेगा क्योंकि एसिड है, यहाँ से ये OH निकलेगा, H2O बना देगा। अच्छा, प्लस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन बच गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सोडियम है Na, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा Na। ठीक है, या तो तुम यूं कर लो कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लो, उसको पहले NaOH के साथ रिएक्ट करवाओ, वाटर बनेगा और ये साथ सॉल्ट बन जाएगा, दिस इज सॉल्ट।
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या बना बनाया ऐसे सॉल्ट ले लो, मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट यहाँ ले लो, दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेंशन करना है नीचे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, प्लस इसके अंदर अब सोडा लाइम ऐड करो, यानी NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट भी करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसको हीट भी करना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये Na, ये Na, ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ Na2, और मेरा ख्याल है कि मार्कर की इंक ज़रा लाइट हो गई है, दूसरा ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से Na और यहाँ से Na इन द फॉर्म ऑफ Na2 निकलेगा, यहाँ से ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, CO, 2 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, मिलकर के क्या बना देंगे, CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, यानी अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से इतना पोर्शन तो पूरा निकल गया, और यहाँ से सिर्फ बचा R, क्या बचा R, NaOH, ये Na भी निकल गया, ये ऑक्सीजन भी निकल गया, ठीक है, क्या बचा H, देखो ना, यहाँ से Na निकला, Na निकला, Na2, कार्बन निकल गया, कार्बन निकल गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकले, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, CO3, यहाँ पर सिर्फ H, यहाँ पर सिर्फ R, ये R और H आपस में मिल जाएंगे। RH क्या होता है, मैंने बताया था, अल्केन, क्या होता है, अल्केन। ले रहे हैं बात, एग्जाम्पल ली जाए, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट। अब कोई हम सॉल्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट हम कोई सॉल्ट ले लेते हैं, बना बनाया। अब हम एसिड नहीं ले रहे, डायरेक्ट सॉल्ट ले रहे हैं। देखिए H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या सिचुएशन कि यहाँ पर पहले ऐसे OH होगा, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करवाया होगा, यहाँ से H निकल गया होगा और Na आ गया होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये चार्ज लाजिम मेंशन किया करो, जहाँ पर अगर चार्ज मेंशन करना यानी पॉसिबिलिटी बनती हो चार्ज मेंशन करने की, वहाँ पर चार्ज लाजिम मेंशन किया करो, क्योंकि कुछ एग्जामिनर होते हैं चार्ज मेंशन ना करने का भी नंबर काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज मेंशन करना जरूरी है। NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट, यहाँ से ये Na निकलेगा, Na यहाँ से भी निकलेगा, Na2 बन जाएगा, कार्बन यहाँ से निकलेगा, 2 ऑक्सीजन, ये पूरा निकल गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, यानी Na2CO3 प्लस ये CH3 और ये H, ये आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, यानी ये जो होता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो हम इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्लियर बातें, क्लियर हैं। अच्छा, सोडियम एसीटेट से हमने मीथेन तैयार कर लिया। अच्छा, आपसे ये भी कह सकता है कि एसिटिक एसिड को मीथेन के अंदर कन्वर्ट करो, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एसिटिक एसिड लेना है, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका आपने रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ, रिएक्शन के दौरान क्या होगा, यहाँ से H3 लेगा, यहाँ से OH मिलकर के H2 बना देंगे, प्लस H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लिया क्योंकि तुम्हें आता होगा ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है यार, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, उस सोडियम एसीटेट को उठाना है, ऐसे O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ, इधर से Na, इधर से Na2 कार्बन CO3, ठीक हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट कर दोगे, ठीक है। तो CH3 और यहाँ से H, ये मिलकर क्या बना देंगे, CH4। तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया एसिटिक एसिड को किसमें, मीथेन के अंदर। क्लियर है बात, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। ये आपसे पूछ सकता है हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स बाय यूजिंग सोडा लाइम, बाय यूजिंग सोडा लाइम। तो आप ये डीकार्बोक्सिलेशन मेथड लिख करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, छुट्टी करते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अच्छा, हमारे पास पहले एसिड था एक H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड। इसका हमने रिएक्शन करवाया पहले NaOH के साथ, इधर से H इधर से OH निकला, मिलकर के बन गया H2O प्लस H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये प्रोपियोनिक एसिड है, तो वो जो बन गया उसका नाम है सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। या आप लिख सकते हो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ
प्रोपियोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर बात है? अच्छा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड लेकर, ये जिसे हम सोडियम प्रोपियोनेट कह रहे हैं, वो लेकर के हम आगे चलते हैं। रिएक्शन करेंगे हम इसका NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसको हीट करोगे, एक Na यहाँ से निकल करके Na2 बन जाएगा, CO2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये मिलकर के CO3 बन गया। क्लियर बात? क्लियर बात। अच्छा, सारा कुछ बाकी यहाँ पर H3CCH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H बचा हुआ था तो ये H यहाँ पर आकर के लग गया। तो देखो H3C सिंगल बॉन्ड CH3, यानी यहाँ से हमारे पास इथेन बन गया। ठीक है, तो देखो अगर हमने एसिटिक एसिड लिया था, एसिटिक एसिड के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो हमें मीथेन मिला था, यानी 1 कार्बन कम हो गया था। यहाँ पर हमने प्रोपियोनिक एसिड लिया जिसके अंदर 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन वाले से हमें 2 कार्बन वाला मिला। तो अगर हमें कार्बन कम करना हो तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना जरा। अच्छा, क्लियर हो गया? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से ना दूसरा मेथड भी है, बाय कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड या कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई रिपीट, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म भी बुक में डिस्कस है, तो वो भी हम करते हैं। लिखता हूं मैं इधर कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, करते क्या है हम इसके अंदर के, हम कोई भी हमारे पास सॉल्ट ले लेते हैं, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट लो या पोटेशियम सॉल्ट लो, आपकी मर्जी है, तो जैसे आपका दिल करे। इधर पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हो। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, यानी इसको पहले पानी के अंदर डालते हैं, इसको पहले पानी के अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर से करंट गुजारते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हो कि केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट where electric current is passed through the aqueous solution or molten form of that substance। तो इसको पानी के अंदर पहले डाला, फिर उसके अंदर से करंट पास कराया, तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। अच्छा, होता क्या है, सिचुएशन क्या बनती है, यहाँ से ये CO2 निकलता है, यहाँ से ये CO2 निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ऐसे CO2 निकल जाता है, पूरा CO2। अच्छा, यहाँ पर जो अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो बैलेंसिंग हमें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के भी 2 मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर CO2 है, तो यहाँ पर भी 2CO2 बनता है। अच्छा, यहाँ से ये हमारे पास 2H2O है, ये मिलकर के बनाते हैं 2H, और यहाँ से 2OH। क्लियर? ये 2H हमें बना देता है H2 दे देता है, H2 दे देता है। यहाँ से 2 सोडियम निकलते हैं Na पॉजिटिव, ये 2 OH से मिल करके 2NaOH बना देते हैं, 2NaOH बना देते हैं। अच्छा, यहाँ से 2R निकलते हैं, R और R, इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है ऐसे, और R सिंगल बॉन्ड R, हमें यहाँ पर कोई अल्केन मिल जाता है। ठीक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से हमें कोई अल्केन मिल जाता है। लाइक और एग्जांपल ले लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, 2 मोल यूटिलाइज करते हैं, 2H2O। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, अगेन वही कार्बन डाइऑक्साइड बनी, CO2 2 मोल, यहाँ से H और OH निकला, 2H और 2OH, 2H मिल करके H2 ने H2 बना दिया। जो यहाँ से 2OH निकले थे वो इस K के साथ जुड़े, 2 K निकलेंगे यहाँ से, ये 2 पोटेशियम निकलेंगे, K और OH आपस में मिल करके KOH बना दिया। कितने मोल निकले? 2 मोल निकले, प्लस यहाँ से 2 R निकले, R और R आपस में मिल करके कोई अल्केन बना दिया। क्लियर है बात? क्लियर है? इक्वेशन समझ में आ गई? कैसे लिखोगे? समझ में आ गई इक्वेशन? अच्छा, अब देखो एक बात ज़रा समझो, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो ये जो R आ रहे हैं ये एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहे हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहे हैं। तो ये दोनों जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो सेम होंगे ना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स सेम होंगे। तो होगा क्या, तो यानी अगर यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ पर भी मिथाइल होगा, अगर मिथाइल यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? मिथाइल ही होगा ना। तो अगर यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर CH3 है, अगर यहाँ पर C2H5 है तो यहाँ पर भी क्या है? C2H5 है। तो देखो ये सिमेट्रिकल अल्केन है। कैसा है? सिमेट्रिकल अल्केन है। जैसा अल्काइल ग्रुप इधर है वैसा अल्काइल ग्रुप इधर है, जैसा अल्काइल ग्रुप इधर है वैसा अल्काइल ग्रुप इधर है, यानी सिमेट्री है दोनों में। क्या है? सिमेट्री है। ऐसे अल्केन को बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्केन।
तो ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का एक ड्रॉबैक है कि इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन तैयार कर सकते हैं। कैसे अल्केन? सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन तैयार कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा, इससे हम मीथेन भी तैयार नहीं कर सकते। कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, इससे हम मीथेन तैयार नहीं कर सकते क्योंकि मीथेन जो है सिमेट्रिकल नहीं होती। मीथेन के लिए हम यूं लिखते हैं ना CH3H, तो यहाँ से CH3 यहाँ पर H है, सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो मीथेन को भी हम तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, इससे हम सिर्फ वो अल्केन तैयार कर सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, अल्केन जिनमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन। लाइक जैसे हमारे पास इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। अच्छा, और एक और ड्रॉबैक भी है कि हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर अल्केन तैयार करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स बहुत हैं, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। लाइक देखो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट है, NaOH बाय प्रोडक्ट है। तो हम मेन प्रोडक्ट पर फोकस करें या बाय प्रोडक्ट पर फोकस करें? देखो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखते वक्त भी ये मेन प्रोडक्ट इग्नोर हो गया, बिल्कुल ऐसे साइड पर करके ऐसे थोड़ा सा करके लिखा हुआ है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं कि हम इससे सिमेट्रिकल अल्केन सिर्फ तैयार कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल तैयार नहीं हो सकता। प्रोपेन तैयार नहीं हो सकता, पेंटेन तैयार नहीं हो सकता, इससे मीथेन भी तैयार नहीं हो सकता। सिर्फ वो अल्केन तैयार हो सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, लाइक इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डिकेन, ये तैयार हो सकते हैं। और बाय प्रोडक्ट्स के बहुत सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये देखो ये KOH है, वहाँ पर NaOH बना था। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियली इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरी डिवाइस में ना फिलहाल मेमोरी हो रही है ख़त्म, तो रिकॉर्डिंग ना मैं यहाँ पर पॉज करके नई डिवाइस से फिर दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसमें हम मैकेनिज्म भी समझते हैं, वो वीडियो हम जोड़ देंगे आपस में। अब देखते हैं कॉइल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म, देखते हैं कि किस मैकेनिज्म के तहत ये कॉइल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करता है। देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ मैकेनिज्म की। अच्छा, लॉन्ग में है तो सबसे पहले आपने कॉइल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ये लिखना है कि सोडियम सॉल्ट लेकर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और हमें अल्केन मिलता है। अल्केन के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और साथ अल्कली भी मिलती है। और फिर इसके ड्रॉबैक्स लिखने हैं कि हम इससे मीथेन तैयार नहीं कर सकते, सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन तैयार हो सकते हैं। अच्छा, और के बाय प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी सारे होते हैं, ये बातें मेंशन करती हैं लॉन्ग में। अच्छा, मैकेनिज्म देखिए ज़रा, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। Na ले लो या पोटेशियम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम पोटेशियम ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम। जब सोडा लाइम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सोडियम सॉल्ट ज़रूरी होता है, यहाँ पर आप सोडियम सॉल्ट लो या पोटेशियम सॉल्ट लो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, जैसे ये पानी के अंदर जाता है, वाटर के अंदर जाकर के ये आयोनाइज हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन हो गई। अच्छा, आयोनाइज होकर ये पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और प्लस K पॉजिटिव। क्लियर? पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एनोड होता है और एक कैथोड भी होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, एनोड पर एनाइन जाते हैं, एनाइन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर बात? क्लियर? ये एनोड पर जाएगा। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होती है रिडक्शन। कैथोड पर कैटाइन जाते हैं और रिडक्शन होती है वहाँ पर। याद रख सकते हैं रेड कैट यानी लाल बिल्ली के रिडक्शन होती है कैथोड पर। एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, ये यहाँ पर जाएगा हमारे पास एनाइन जाएगा, एनाइन ऑक्सीडाइज होंगे यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ये हमारे पास एसीटेट आयन है, ये हमारे पास एसीटेट आयन है। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। यानी क्या सिचुएशन होगा ज़रा देखो कि यहाँ पर H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव है, ऐसे है ना। अच्छा, यहाँ पर अब इस ऑक्सीजन की स्टोरी ये है कि इस ऑक्सीजन के थे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, और बाकी इसके पास पीछे बच गए 5 इलेक्ट्रॉन और। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन और बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए देखो ना, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और ये 2 6 और ये 7वां कार्बन का, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करता है ये ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इस एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन को मैं एक्स से शो कर देता हूँ। ठीक है, कहीं से इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आ गया।
अच्छा, अगर यही इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, यानी सिचुएशन कुछ हो ऐसी, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो जाए, ठीक है। तो देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए पीछे, 2 2 4 2 6 और ये एक 7। तो ऐसे ये 7वां ये कार्बन का, इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो एक ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 7, तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को हम ऐसे डॉट लगाकर शो करते हैं। क्या लगाकर? ऐसे डॉट लगाकर, ठीक है, ऐसे डॉट लगा करके हम शो करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्री रेडिकल बन गया। अच्छा, ये डॉट लगाने का मकसद, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो ना, ये 2 पेयर की सूरत में है, ये दो भी पेयर की सूरत में, ये वाला बेचारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उसको हम इधर ऐसे लगा करके शो कर देते हैं कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री रेडिकल है। क्लियर होगी बात? क्लियर है बात मेरी? अच्छा, इसको ना जरा ऊपर करके हम लिख देते हैं जगह बचाने के लिए, चलो फिर लिखेंगे बाद में। ये बात क्लियर होगी फ्री रेडिकल। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 2 लें, 2 एसीटेटाइन, क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमने इस्तेमाल किए थे, तो यहाँ पर भी 2 फ्री रेडिकल बनेंगे और इलेक्ट्रॉन भी 2 लूज होंगे, ठीक है। यह एसीटेट फ्री रेडिकल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एसीटेट फ्री रेडिकल O डॉट, ठीक है, ये टूटता है। ये क्या होता है? टूटता है। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान, यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर सिचुएशन ये है, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले कार्बन को, इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन की स्टोरी क्या है कि इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, हाइड्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ। दिखाई पड़ रहा है ना? अच्छा, क्लियर, बहुत अच्छा। और इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O डॉट। इसकी स्टोरी तुम्हें पता है ना, यहाँ से स्टोरी समझाता हूँ मैं तुम्हें। होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, सॉरी ये वाला नहीं, कार्बन कार्बन के बीच वाला, कार्बन कार्बन के बीच वाला ये वाला बॉन्ड टूटता है। ये वाला बॉन्ड जैसे टूटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसके पास? इसके पास, इस कार्बन के पास, ठीक है। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, और मिलकर ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्लियर, समझ में आ गई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी? अच्छा, अब इस कार्बन की स्टोरी देखो कि इस कार्बन के पास क्या सिचुएशन है, 2 इलेक्ट्रॉन J, 2 इलेक्ट्रॉन J, 2 इलेक्ट्रॉन J, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या है? फ्री रेडिकल है। क्या है? फ्री रेडिकल है। तो ये CH3 डॉट, क्या है? CH3, इस पर क्या है? ऐसे डॉट लगा देंगे कि ये क्या है? फ्री रेडिकल है। क्या है? फ्री रेडिकल है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अब समझ आई कि हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिए थे, ठीक है, अभी समझ आ जाएगी। तो अगर देखो, अगर हम यहाँ पर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड लेते तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये CH3 डॉट, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करता? कोई और हमारे पास CH3 तो ना होता ना। तो यहाँ पर दूसरा CH3 भी हमें मिले, यानी 2 CH3 हो, तो उसके लिए हमने इधर 2 मोल लिया, ठीक है। तो CO2 भी इधर 2 ही बनेंगे, ठीक है, 2 CO2, और यहाँ पर 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल। तो 1 मिथाइल फ्री रेडिकल ये, 1 मिथाइल फ्री रेडिकल ये, ठीक है। दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ये आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ करके बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बन करके कैसे दिखाई पड़ेगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास बन गया इथेन। देख लो, ठीक है, ये हमारे पास क्या थे? मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अच्छे से देख लो इक्वेशंस कैसी हैं एनोड की, देख लो अच्छे से। ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर हैं? देख लो अच्छे से। ओके हो गया एनोड की स्टोरी। अच्छा, अब देखते हैं कैथोड पे क्या हुआ। कैथोड पे क्या हुआ, आइए। अच्छा, जरा ये जहन में रखना, आयोनाइजेशन हुई थी उधर, उसको मैंने मिटा भी बैठा हूँ, गलती से मिटाना नहीं था हालांकि। अच्छा जी, यहाँ पर यानी हमारे पास एसिड था, एसिड का सॉल्ट था, डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये आयोनाइज हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। एनोड की स्टोरी समझ में आ गई। अब देखो कैथोड की स्टोरी क्या है, एट कैथोड, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए कैथोड पे क्या है, कैटाइन जाते हैं, यानी K पॉजिटिव। अब हमारे पास सोल्यूशन के अंदर K पॉजिटिव भी है, वाटर भी है। जो वाटर है ना, उसकी टेंडेंसी रिडक्शन की टेंडेंसी, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, वो K पॉजिटिव से ज़्यादा है। वाटर जल्दी कैथोड पर पहुंच जाएगा, वाटर जल्दी कैथोड पर पहुंच जाएगा। अच्छा, जैसे ही वाटर कैथोड पर पहुंचेगा
वहाँ पर जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज किए थे एसीटेट आयन ने, वो भी पहुँच जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, यानी 2 एसीटेट आयन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे उन्होंने, तो वहाँ पर ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये H बनेगा, यहाँ से OH। H2 बनाने के लिए कम से कम कितने H हों? 2H। तो यहाँ पर ये भी 2H2 होना चाहिए और OH भी इधर 2 हों, ये H2 बना देंगे। कैसे? H2 बना देंगे। और यहाँ पर ये जो है हमारे पास 2OH, यहाँ पर ये 2OH प्लस 2OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2OH नेगेटिव बना देगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? अच्छा जी, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, वहाँ पर जो पोटेशियम है K, यहाँ पर अगर हम 2 मोल लें तो यहाँ पर भी 2 मोल बनेंगे, यहाँ पर भी 2 मोल बनेंगे। वो 2 पोटेशियम आइंस 2K पॉजिटिव, ये 2OH नेगेटिव से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके 2KOH बना देंगे। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। देख लो, ये कैथोड का रिएक्शन, एनोड का पीछे डिस्कस किया। क्लियर है? कूल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड या कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जो तुम इसको बुलाओ, कोई पाबंदी तुम पर। अच्छा, आखिरी तो नहीं, थर्ड लास्ट मेथड, बाय ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। बाय ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, बाय ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि हाउ अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। अच्छा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाओ। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है। ये मैग्नीशियम मेटल क्या आएगा? इस R और X के दरमियान में आ जाएगा। ये मैग्नीशियम मेटल इस R और X के दरमियान में आ जाएगा। R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। तो ये जो स्पीशी बनी RMgX, इसी को हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम तैयार कर लेते होते हैं। इसको सबसे पहले विक्टर ग्रिगनार्ड ने तैयार किया था 1900 में, और 1912 में उसे नोबेल प्राइज भी मिला था विक्टर ग्रिगनार्ड को। ठीक है, तो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ R पर CH3 हो सकता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर अगर मान लो CH3 है और वहाँ पर Cl है, तो अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, CH3 हो तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, या अगर ब्रोमीन है उधर तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कह सकते हो कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, ड्राई या एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस का मतलब भी यही होता है कि ड्राई, उसमें पानी ना हो। हाइड्रस हम बोलते हैं वाटर को, हाइड्रा, हाइड्रा से निकला है हाइड्रस। और एन का मतलब होता है नॉट या एब्सेंट। ठीक है, ड्राई ईथर यानी उसमें पानी ना हो, क्योंकि अगर पानी होगा तो मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करके MgOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, तो इससे हमें बचना है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर यही ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दिस इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो इस अल्काइल हैलाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें, HOH, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। देखो यहाँ पर मेटल एटम है, यहाँ पर मेटल एटम है, मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर R है, यानी यहाँ पर कोई कार्बन होगा, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन होगा, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है, ये इस पॉजिटिव चार्ज वाले पर अटैक करेगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, H पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, ये RH ये आपस में जुड़ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ RH। ये भी ईथर के प्रेजेंस में होगा, और थोड़ा सा एसिड भी मिला रहेगा अंदर, थोड़ा सा एसिड। और यहाँ से ये OH लीव कर जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। देखो यहाँ से R भी निकल जाएगा, प्लस MgX, मैग्नीशियम को R भी छोड़ करके भाग गया, यहाँ से OH अलग हो गया, ये OH आकर के मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, OH। दिस इज अल्केन, दिस इज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ये हमारे पास अल्केन बन गया, और ये हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट था, लाइक H3C Mg, और यहाँ पर हम कोई Br ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है बात है मेरी? अच्छा, इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ,
पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये H3 अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, क्या बना देगा CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और थोड़ा सा एसिड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर है बात मेरी? अच्छा, यहाँ से MgBr प्लस Mg, यहाँ पर Br एक वैलेंसी खाली और यहाँ पर OH लग जाएगा। क्लियर? यहाँ पर मीथेन। So by the hydrolysis of alkyl magnesium halide, which are known as Grignard reagents, we can obtain alkane. And Grignard reagents are prepared by the reaction of alkyl halide with magnesium metal in the presence of anhydrous ether. Clear? अच्छा, this is bromide, bromide लग रहा था, bromide। अच्छा, ये क्लियर हो गई बातें इतनी? अच्छा, आगे देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का हम रिएक्शन करवा सकते हैं विद अल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन वैसे हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं ये अगले चैप्टर्स के अंदर होंगे, तो खैर लेकिन मैं ना अभी इनको करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई MCQ अगर आपके रूटीन टेस्ट के दौरान आए तो आप उनको पिक कर सको। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद अल्कोहल, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mg और यहाँ पर Cl ले लेते हैं, इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ, सूटेबल अल्कोहल के साथ, C2H5OH। ठीक है, इसको यूं लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं H, यहाँ पर O C2H5। ठीक है, जैसे वाटर को लिखा था HOH, तो इसको HOC2H5 लिख दिया। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। मैग्नीशियम है ना, मेटल है, पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा। यहाँ पर CH4 ये ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, थोड़ा सा एसिड भी डालेंगे। ठीक है, CH4 बन गया, ये MgCl ऐसे का ऐसे, Mg यहाँ पर Cl ऐसे, और ये OC2H5 ये इधर से निकल जाएगा, OC2H5 इधर से निकल जाएगा, ये जाकर के इधर जुड़ जाएगा OC2H5। इसे बोलते हैं इथॉक्सी। क्या बोलते हैं? इथॉक्सी, यानी इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगाया ना, तो सॉरी, हाँ ठीक है, इथाइल अल्कोहल था ना, तो इथाइल के साथ ऑक्सीजन लगाया ना, तो इसको इथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। इसको बोलेंगे इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर यहाँ पर C2H5 होता CH3 की जगह, तो फिर यहाँ पर C2H6 बनता। ठीक है, अभी मीथेन बना है, ठीक है, इथेन भी बन सकता था। चलो यहाँ पर हम C2H5 लेते हैं, C2H5MgBr। ठीक है, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, इसका रिएक्शन करवा देते हैं मेथनॉल के साथ। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एथेनॉल इस्तेमाल किया था ना, अब मेथनॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी CH3OH। ठीक है, वैसे लिखते हैं HOCH3। ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, थोड़ा सा एसिड भी ऐड करेंगे। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा। ये यहाँ पर अटैक करेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव यहाँ से लीव कर जाएगा, C2H5 और H आपस में मिलकर C2H6 बन जाएंगे, यानी कि इथेन बन जाएगा। प्लस यहाँ पर MgBr और एक साइड से ये OCH3 लग जाएगा, Mg यहाँ पर Br, यहाँ पर OCH3। दिस इज मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज, यहाँ पर देखो ना CH3 है ना, तो इसीलिए मिथॉक्सी, CH3 के साथ O लगाया तो मिथॉक्सी। बेसिकली ये ग्रुप होता है OR, इसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, एल्कोक्सी। तो यहाँ पर मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, आइसोब्यूटॉक्सी, आइसोप्रोपोक्सी सब चलता है। ठीक है, अच्छा, तो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, एसिटाइलिन के साथ भी करवा करके बनाया जा सकता है अल्केन, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, देखिए आगे, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है ना कोई, C2H5 और यहाँ पर MgBr प्लस NH3 के साथ HNH2, यूँ लिख देता हूँ इसको, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव पर अटैक। ठीक है, ये यहाँ से NH2 लीव कर जाएगा, C2H5 और H आपस में मिलकर C2H6। यहाँ पर ईथर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा एसिड भी इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, ये C2H5 इसके साथ निकल गया C2H6, ये MgBr, Mg यहाँ पर Br एक वैलेंसी खाली है तो NH2 आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा अमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर है बातें। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा करके भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नीचे लिख दोगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमोनिया, वो हमारे पास ये इथेन बन गया, और वो है अमाइनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं हम, CH H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसका रिएक्शन HI के साथ करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। मैंने कहा था ना कि रेड फास्फोरस और HI का इस्तेमाल करते हुए एल्केन को तैयार कर सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें सॉल्ट है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास एक एसिड दिया गया, चलो मान लो तुम्हें एक एसिड दिया गया, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए एल्केन बना लो डायरेक्ट, या उसे पहले सॉल्ट में कन्वर्ट करो, फिर जो है उसके साथ सोडा लाइम ऐड करो या उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर हमारे पास इसको हम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे तो रेड फास्फोरस और HI के साथ इसका रिएक्शन करवा दो। HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हेलोजन का एसिड है, हेलोजन के एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन दे सकते हैं, जो हाइड्रोजन दे सके वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है बात मेरी? अच्छा, तो ये हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन देगा, यहाँ से ये OH है, ये H है, ये निकलेगा H2O बनाएगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन है, ये भी निकलेगा, ये HI और हाइड्रोजन देगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, ये आयोडीन यहाँ पर अकेला है और HI के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C बच जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C बच जाएगा, तो यही HI और हाइड्रोजन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा, देखो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने वाटर के मॉलिक्यूल? दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर बात? अच्छा, तो यहाँ पर दो वाटर के मॉलिक्यूल जो बनेंगे, तो दो ऑक्सीजन आए। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, 4 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ हैं, कुल टोटल 7 हाइड्रोजन। यानी इस कार्बन के साथ आया 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 7 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो 6 और हाइड्रोजन चाहिए, 6 और हाइड्रोजन भी HI देगा, तो यहाँ पर 6HI। कितने? 6HI। तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 7 और 3 10, 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 10 हाइड्रोजन बैलेंस है। अच्छा, कार्बन 2 यहाँ पर है, कार्बन 2 वहाँ पर है, ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस है। I2 देखो, I2 बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कितने? 6 आयोडीन है ना, तो वहाँ पर सिर्फ 2 आयोडीन है, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6I2 बन जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारे पास। इथेन क्या बन गया? इथेन। अच्छा, इसी तरीके से हम फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल, ये एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड H। अच्छा, इसको भी 6HI मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हम क्या बना सकते हैं? अल्केन। ये ऑक्सीजन, सॉरी फॉर्मिक एसिड में यहाँ पर OH होगा। ठीक है, सॉरी मैं फॉर्मल्डिहाइड लिख दिया था पहले, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये यहाँ से ये OH, ये O निकल जाएगा सब, और इसको कार्बन को हाइड्रोजन मिलेंगे, तो यहाँ पर CH4 बन जाएगा, साथ वाटर बनेगा 2 मॉलिक्यूल, और 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास मीथेन बना। ठीक है, ऊपर एसिटिक एसिड था तो इथेन बना, यहाँ पर मीथेन। देखो, जब हम सोडा लाइम इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो एक कार्बन कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो कि कार्बन कम नहीं हो रहे। जितने कार्बन एसिड के अंदर थे, 2 कार्बन थे ना, 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन वाला एसिड था, 1 कार्बन वाला एसिड। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा, एक और तरीका भी है, उसको हम बोलते हैं वुल्ट्ज सिंथेसिस। वुल्ट्ज सिंथेसिस भी अभी हम जरा देखते हैं कि वो क्या होता है। वुल्ट्ज सिंथेसिस पर बात की जाए जरा। देखिए, हमारे पास है वुल्ट्ज सिंथेसिस। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पर है। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, लाइक H3CCl है, एक और अल्काइल हैलाइड CH3Cl ले लो, इनका रिएक्शन करवा दो सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर वाला होगा, मॉइस्ट ईथर होगा, तो पानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके NaOH और H2 बना सकता है। ये 2Na और ये Cl आपस में निकल जाएंगे, 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, और ये CH3
CH3 आपस में जुड़ करके इथेन बना देंगे, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, जनरलाइज कर लिया जाए, RCl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड R इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये Na और ये Cl आपस में मिलकर के 2NaCl प्लस R अल्केन। अच्छा, जहां पर R हो तो कैसा अल्केन होता है? सिमेट्रिकल अल्केन। तो वोल्टेज सिंथेसिस से हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्केन इससे नहीं बन सकते। ठीक है, क्लियर होगी बात है मेरी? अच्छा, अब एक और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन, उसमें मैंने कहा था कि वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करो तो आपको क्या है? मार्गरीन यानी घी मिल जाता है, बनास्पति घी मिल जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल का कोई मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो एक वेजिटेबल ऑयल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वेजिटेबल ऑयल हम यहाँ पर ले लेते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर है सिचुएशन H2C, यहाँ पर CH2। ठीक है, ऐसे एक लाइन में लगा लेने हैं, H2C CH CH2, H2C HC H2C, फिर यहाँ पर ऐसे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर हैं? देखो ना, हमारे पास ये जो ऑयल्स होते हैं या जो हमारे पास फैट्स होते हैं, ये हमारे पास ईस्टर होते हैं, ये हमारे पास ईस्टर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के ईस्टर। किसी भी एसिड को अगर अल्कोहल के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो वो हमें फिर ईस्टर देता होता है। क्या देता होता है? ईस्टर देता होता है। ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर RC डबल बॉन्ड O OR ग्रुप हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ये हमारे पास होते हैं ईस्टर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर OR होता है, सॉरी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे पहले ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, फिर इसके बाद ऐसे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक है, ईस्टर के अंदर ये सिचुएशन होता है ना, डबल बॉन्ड O OR। तो ये छोटे वाला होता है, इसके साथ ऐसे ऑक्सीजन रहता है। क्लियर बात? अच्छा, तो इसको याद करने का आसान तरीका यही है कि सबसे पहले H2C, ये अगले चैप्टर्स के अंदर ये इक्वेशन प्रेजेंट है, CH2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अच्छा जी, फिर उसके बाद 16 होता है ना, 1 मिनट मुझे ज़रा 2 वो अलग हो गए, 14 7 ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे CH2। ठीक है, CH2 का एक लंबा चेन चलता है, CH2 का एक लंबा चेन ऐसे चलता है। ठीक है, चलता जाता है, तो हम इसको कंडेंस करके लिख लेते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स? 7 टाइम। इतनी बात तो क्लियर है ना कि 7 टाइम और 7 टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसीलिए बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन तो नहीं, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, फिर इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये लगा देना है आपने। क्लियर हो गई थी बात? अच्छा, फिर उसके बाद एक और कार्बन का चेन, CH2 7 टाइम्स, अगेन CH2 7 टाइम्स और CH2 7 टाइम्स। यहाँ पर CH3 और CH3। ठीक है, ये जो एक चेन है ना, ऊपर वाला एक चेन, इसको हम बोलते हैं ऑलिक एसिड है। वो एक ऑलिक एसिड है, यानी यहाँ से अगर मैं बॉन्ड हटा दूं और यहाँ पर मैं 3 लिख दूं, H3C लिख दूं, तो ये एक ऑलिक एसिड बन गया। अगर 3 मोल ऑलिक एसिड के लें तो और ग्लिसरॉल के साथ उसका रिएक्शन करवाएं तो फिर ग्लिसराइल ट्राइओलिएट बनता है। ग्लिसरॉल क्या होता है आप जानते हो, ट्राइओल है। उसके बारे में मजीद भी कभी मौका मिला तो बात करेंगे। इसके अंदर देखो कि तीन डबल बॉन्ड है, यदि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दूं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो फिर क्या बनेगा? H2C, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है? CH2 का चेन, CH2 का चेन, और यहाँ पर फिर एक CH2 का चेन आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर देखो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 14 और 2 ये 16। इसके साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो ये CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा। 7 7 14 2 16, 16 ये
16 ये 16 ये। क्लियर होगी बात? CH3 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 CH3। तो ये बन गया ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट, ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। हार्डनिंग ऑफ ऑयल यानी जब सेचुरेट हो जाएगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी हार्डन हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे H3C रहे तो ऊपर वाला जो एक चेन है ये स्टीरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला बनेगा C18H36O2, C18H36O2। ठीक है, स्टीरिक एसिड। लेकिन क्योंकि ऐसे जुड़ा हुआ है दूसरे स्टीरिक एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ बाय यूजिंग ग्लिसरॉल, वो एक ट्राइओल होता है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का फार्मूला मैं लिख भी देता हूँ, H2COH CH, यहाँ पर OH CH2OH। ठीक है, स्टीरिक एसिड या ऑलिक एसिड को ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवाएं तो ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट या ग्लिसराइल ट्राइओलिएट बन जाता है। ग्लिसराइल ट्राइओलिएट बनाए तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके ग्लिसराइल ट्राइस्टीरेट बना सकते हैं। ठीक है, ये एक सॉलिड ऑयल होगा, ये एक सॉलिड ऑयल होगा। ये जो है लिक्विड ऑयल है, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, क्लियर हो गई बातें मेरी? ओके जी, बहुत ज़ोर मारा हमने तुम्हें पढ़ाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।